मशीनरी और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने आए हैं उस टॉपिक का नाम है रूट्स हर्विट्स। कुछ एक सवाल आता है पेपर में इससे रिलेटेड और आपको कहा जाता है इक्वेशन होती है उसको आपको सॉल्व करना होता है बाय द मेथड रूट्स हर्विट्स। अच्छा, अब ये टॉपिक एक सब टॉपिक है जो कि कोर्स में पढ़ाया जाता है कंट्रोल सिस्टम में। तो आज हम इसकी पहले डेफिनेशन आपको बताएंगे, रूट हर्विट्स होता क्या है, इसकी बेसिक सी डेफिनेशन बता देंगे कि अगर पेपर में इसकी डेफिनेशन लिखने को आ जाए तो आप वो भी कर पाओ। और फिर हम आपको बताएंगे एक इक्वेशन होगी, एक क्वेश्चन होगा, उसको सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ रूट हर्विट्स मेथड। तो अब हम जल्दी से रूट हर्विट्स की डेफिनेशन को एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं और इसके बाद हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो इसकी एक बेसिक सी डेफिनेशन है जो कि हमें बताती है, मैं फ्रेम से हट जाता हूँ ताकि आप लोगों को पूरी डेफिनेशन नजर आए। द रूट हर्विट्स क्राइटेरियन इज अ मैथमेटिकल मेथड used to determine the stability of a system by examining the sign and values in the roots array formed from the characteristic equation। तो अब हम सबसे पहले अपना क्वेश्चन लिखेंगे और फिर उसको सॉल्व करने का तरीका बताएंगे। तो हमारे पास एक सवाल है, हम इसको सॉल्व करते हैं। सवाल क्या है, मैं एक दफा जोर से पढ़ देता हूँ। डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम whose characteristic equation is given by, वो क्या है इक्वेशन, S4 plus 4S3 plus 8S square plus 7S plus 16 is equals to 0। बहुत से पेपर में हमारे पास सिर्फ लिंक तक सवाल होता है, इसको नहीं देखो, सिर्फ आपको कहा गया होता है कि आपने सिस्टम की स्टेबिलिटी मालूम करनी है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है वो ये दी गई है। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की जो स्टेबिलिटी है वो कैसे मालूम की जाती है, वो रूट हर्विट्स के मेथड को यूज करके मालूम की जाती है। जब मैं पेपर दे रहा था तो पेपर में एक सवाल आया था, इसी क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ था एंड में कि आपने चेक करना है कि अगर सिस्टम अनस्टेबल है तो उसमें कितने नंबर ऑफ अनस्टेबल पोल्स हैं। ये चीज हम कब मालूम करेंगे, जब हम अपना पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो अब आइए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, रूट हर्विट्स मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि रूट हर्विट्स को जाहिर सी बात है जो भी मेथड्स होता है, कोई भी मेथड होता है तो उसको सॉल्व करने के कुछ रूल्स होते हैं जिसकी वजह से हमें वो याद रखने पड़ते हैं क्या है इस रूल से या इस मेथड से हम इस मेथड को यूज करेंगे। तो इसमें आपने सबसे पहले देखना है कि इक्वेशन के अंदर जो भी अल्फाबेट लिखा हुआ है, जैसे ये एस अल्फाबेट लिखा हुआ है, यहाँ ABCD कुछ भी हो सकता है, तो हमारे पास यहाँ अल्फाबेट यूज हो रहा है एस। तो इसकी सबसे हाई पावर कौन सी है, तो इसमें से देखा जाए सबसे ज्यादा पावर किसके पास है, S4। अब जो सबसे ज्यादा है उसको आपने सबसे पहले यहाँ एक लाइन में लिखना है S4। मैंने S4 लिख दिया क्योंकि इस इक्वेशन में सबसे ज्यादा पावर किसके पास थी, S की। अब S4 के नीचे, अब 4 के नीचे कितने नंबर होते हैं, 3 2 1 और उसके बाद S की पावर 0। तो हम लाइन से जितने भी 4 से नीचे जितने भी कम वाले पावर वाले होंगे S उनको लिख देंगे। अगर यहाँ सबसे ज्यादा पावर होती है हमारे पास S5, तो हम S5 से शुरू करते हैं, तो फिर क्या होता है S5 S4 S3 S2 S1 एंड S0। अगर यहाँ सबसे ज्यादा पावर होती है S में S7, तो हम क्या करते हैं S7 S6 S5 4 3 2 1 एंड 0। तो यहाँ सबसे ज्यादा पावर कौन सी है, S4। तो S4 से नीचे अब जितनी भी पावर होगी S की वो हम लिख देंगे, S3 S2 S1 एंड S0। आपने सारी पावर्स लिख दी। अब इस टेबल को हमने सॉल्व करना है। शुरू की दो लाइंस हम कैसे सॉल्व करेंगे, शुरू की दो लाइंस हम अपनी इक्वेशन को यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, आपने पहले नंबर के बाद दूसरे नंबर को हाइड कर देना है, फिर तीसरे नंबर छोड़ के दूसरा नंबर हाइड कर देना, मतलब एक एक नंबर हाइड अपने हाथ से हाइड कर सकते हैं या माइंड में अपने सोचने के यार ये हमने हाइड कर दिया और जो पावर जीती हुई है S के साथ वो यहाँ लिख देनी है। अब सबसे पहले हम देखें तो S के साथ कौन सी पावर है, S के साथ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब S के साथ 1 है। किसी भी अल्फाबेट के साथ या किसी भी वेरिएबल के साथ कुछ नहीं लिखा हो तो क्या लिखा होता है, तो इसका मतलब क्या होता है 1। एक जगह एक सेब पड़ा हुआ है, एक जगह 2 सेब पड़े हुए हैं, तो जहाँ 2 सेब पड़े हैं उसके आगे लिखा होगा 2 एप्पल। अब खाली एप्पल बना हुआ है तो उसका क्या मतलब, वो एक एप्पल है। तो यहाँ खाली S4 है तो उसका मतलब ये क्या है, 1 है। अच्छा, उसके बाद हमने दूसरे वाले पे हाथ रख दिया, इस पे हाथ रख दिया, तो अब ये क्या है, इस वाले S के साथ क्या है 8, तो हम लिख देंगे 8 के बाद हम देखेंगे अगले पे हाथ रखेंगे 7S के बाद क्या है 16, खाली इसमें कोई वेरिएबल है नहीं, S वगैरह कुछ है नहीं, खाली 16 लिखा हुआ, तो हम क्या लिख देंगे, खाली 16 लिख देंगे। अच्छा, हमने अपनी पहली वाली लाइन फिल कर ली। अब हम आएंगे दूसरी वाली लाइन पे। अब हमने सबसे पहले क्या किया था, पहले वाले को देखकर दूसरे को हाइड कर दिया था, फिर तीसरा लिखा, फिर चौथे को हाइड कर दिया, फिर हमने पांचवा लिखा। अब क्या करना है, अब इसको हाइड किया था, अब क्या करेंगे, अब पहले वाले को हाइड कर देंगे, इसको हाइड कर देंगे, इसको हाइड कर देंगे और इसको हाइड कर देंगे। तो यहाँ इसको हाइड किया तो
एस के साथ एस क्यूब के साथ क्या लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, तो हम नीचे लिख देंगे 4। इसको हाइड किया, ये लिख दिया, अब इसको हाइड किया। इसके बाद क्या है एस के साथ क्या है 7, तो हम लिख देंगे 7। अब 7 के बाद हमने अगले वेरिएबल को हाइड किया। अब यहाँ इक्वेशन हमारी एंड हो गई, लेकिन अब इक्वेशन एंड हो गई इसका मतलब अब कुछ भी नहीं है, तो जब कुछ भी नहीं होता तो क्या होता है 0। एक बॉक्स में कुछ भी नहीं है तो उसका मतलब वो खाली है, कुछ भी नहीं होल है। तो 16 के बाद कुछ इक्वेशन एंड हो गई हमारी, 16 के बाद कुछ नहीं है, तो हमने यहाँ अपनी क्योंकि हमने ये दो लाइंस हमने इसी इक्वेशन को देखकर सॉल्व कर ली है। अगर इसके बाद एक नंबर होता तो हम यहाँ लिख देते, नहीं है तो क्या लिखेंगे 0। तो यहाँ तक हमने इक्वेशन से देखकर जो लिखना था वो लिख लिया हमने। अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, ये भी एक रूल है जो कि आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है कि आपने इसको सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 4 इंटू यूं करके जाना है। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और अपॉन में कौन सी वैल्यू रखनी है स्टार्टिंग। बस इसका ये रूल आपने सिंपल याद करने। अब हम ये क्या होगा सिंपल मैथमेटिक्स होगी वो हम यहाँ कर देते हैं। 4 इंटू 8 4 इंटू 8, उसके बाद बीच में क्या साइन आएगा माइनस, फिर 1 इंटू 7 और अपॉन में हमने कौन सी वैल्यू रखनी है अपनी स्टार्टिंग वाली, वो कौन सी है 4। अब हमने इसको सिंपल अपनी कैलकुलेटर की हेल्प से इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 इंटू 8 32, 1 इंटू 7 7 डिवाइडेड बाय 4 5 अपॉन में 4। आंसर आ गया हमारे पास 6.25। क्या करना है आपने स्टार्टिंग से यूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। 4 इंटू 8 ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, बीच में माइनस का साइन आएगा, फिर ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी और अपॉन में हम क्या कर देंगे, अपॉन में हम जो हमारी स्टार्टिंग वाली वैल्यू है उसको लिख देंगे और फिर सिंपल जैसे बेसिक किसी भी टर्म को सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करके हम अपना आंसर लिख देंगे। हमारा आंसर ये आया है 6.25। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लिया, पहली वाली वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम उसके बाद मैं इसको रेज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब जैसे आपने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की थी, सेम इसी तरह आपने अब इसको हाइड करके इसके अगली वाली टर्म से इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाना है। कैसे होगा वहां मैं रेज करके सीधा लिख के सीधा आंसर लिख देता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो और आसान हो जाए। तो हमने इसको अपने रफ में सॉल्व कर लिया। कैसे किया, स्टार्टिंग पहले यूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर यूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बीच में माइनस का साइन आएगा, 4 इंटू 16 लिख दिया, बीच में माइनस का साइन, फिर 1 इंटू 0 लिख दिया, 4 16 + 64 माइनस 1 इंटू 0 0, 64 डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास आंसर आ गया 16। तो अब हम अपना आंसर लिख देंगे 16। तो ये दो वैल्यूज हो गई हमारे पास और ऊपर हमारी जितनी भी टर्म थी वो खत्म हो गई। अब अगर इसके बाद एक और टर्म हमारे पास लिखी होती, हमारी इक्वेशन थोड़ी लंबी होती और हम दो वैल्यूज और लिख लेते तो फिर क्या होता, फिर अब इसको छोड़ के फिर यही इससे मल्टीप्लाई होता, 4 इससे अगली टर्म से मल्टीप्लाई होता और यहाँ हमारी टर्म किससे मल्टीप्लाई होती, 1 से मल्टीप्लाई होती और अपॉन में क्या आ जाता हमारा स्टार्टिंग वैल्यू। अब हमने ये दो वैल्यूज देख ली। जैसे हमने ऊपर देखा था कि हमारी इक्वेशन जब खत्म हो गई थी और हमारे पास कुछ नहीं था तो हमने क्या लिखा था, जब कुछ नहीं होता तो हम क्या लिखते हैं 0 लिखते हैं। तो यहाँ भी हमारी इक्वेशन अब एंड हो गई है, हमारे पास कुछ नहीं है ऊपर करने को, तो क्या लिखेंगे सिंपल 0 लिख देंगे। अब इसके बाद सिंपल जैसे हमने ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की थी, पहले इन दो टर्म्स को लेकर फिर इन दो टर्म्स को लेकर यहाँ भी सिंपल ऐसा करेंगे, पहले ये चार आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, फिर इसकी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगी। तो जल्दी से मैं इस वाली मल्टीप्लिकेशन को क्रॉस या एरोस लगा के वहाँ सॉल्व कर देता हूँ ताकि आप लोगों की आसानी हो जाए। ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो सब स्टार्टिंग क्या करनी है, हमने यहाँ से स्टार्ट करना है 6.25 इंटू 7, बीच में माइनस का साइन, फिर 4 इंटू 16, ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी और अपॉन में क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, हमारी स्टार्टिंग वैल्यू हमारे पास क्या है 6.25। इसके बाद सिंपल हमने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा -3.24। तो हम यहाँ हमारा फाइनल आंसर लिख देंगे -3.24। जैसे कि हमने पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की थी, ऊपर भी क्या किया था, पहले इन चार टर्म्स को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, फिर उसके बाद क्या किया था, इसको हाइड करके इससे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था।
ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 6.25 इंटू ये वाली टर्म बीच में माइनस, फिर ये वाली टर्म इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो मैंने लिख दिया 6.25 इंटू 0 आंसर 0, 4 इंटू 0 आंसर 0 डिवाइडेड बाय 6.25, 0 से कोई भी चीज़ को हम डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है 0, तो यहाँ हमने अपना आंसर लिख देंगे 0। अब इसके बाद हमारे पास और कोई टर्म बची नहीं, हमारे पास हमारी इक्वेशन खत्म हो रही है यहाँ, तो इसका मतलब जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि जब कुछ भी नहीं बचा आगे सॉल्व करने के लिए तो क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे, तो यहाँ भी हम 0 लिख देंगे। अब इससे नीचे वाली टर्म पे आएंगे, अब यहाँ भी क्या करेंगे, पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो अगले स्टेप में मैं जल्दी से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। तो इसके बाद भी हमने जैसे हम ऊपर करते हुए आ रहे थे वैसे ही इधर भी हमने वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है, ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, बीच में माइनस का साइन, फिर ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी और अपॉन में हमारे पास क्या आएगा, हमारी स्टार्टिंग वैल्यू जो कि हमने लिख दी, -3.24 इंटू 16 ये आंसर आ गया, 6.25 इंटू 0 0 आंसर आ गया, -51.84 को जब हम डिवाइड करेंगे -3.24 से तो हमारे पास आंसर आएगा हमारा 16, तो हमने यहाँ अपना आंसर लिख दिया 16। अब इस सवाल की बहुत ही मज़ेदार बात मैं आपको बता दूं, जैसे बहुत से सवाल होते हैं, मेथड्स होते हैं, हम उसको सॉल्व करते हैं, लेकिन हमें डाउट रह जाता है कि यार वो हमारा आंसर सही भी आया है या नहीं। अब घर जाके नोट्स देखेंगे तो ही पता चलेगा कि आंसर सही है या नहीं, लेकिन आपको ये जो सवाल है, ये जो रूथ हर्बर्ट का मेथड है, इसको आप पेपर में ही करते हुए आपको पता चल जाएगा कि मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं। कैसे, जो आपकी एंड जो भी क्वेश्चन है आपकी, उसकी जो भी एंड वैल्यू है, इसकी एंड वैल्यू क्या है 16, तो जब भी आप सॉल्व करते हुए आपका जहां भी आपके पास आंसर आ जाए, आप ये वाला आंसर आ जाए, ये वाली टर्म आ जाए 16, तो इसका मतलब यहाँ आपका सवाल भी एंड हो जाएगा, आपका इधर सवाल भी एंड हो जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि यार ये सवाल मैंने सही किया भी है या नहीं। तो यहाँ हमारा सवाल सॉल्व हो गया। अब हम मालूम करेंगे जो हमें पूछा गया था कि चेक इफ द सिस्टम इज अनस्टेबल। सबसे पहले चेक करो कि अगर आपका सिस्टम अनस्टेबल है तो आपने कितने नंबर ऑफ अनस्टेबल पोल है। तो आपको अपने इस सवाल में सबसे पहले आपके माइंड में सवाल आएगा कि यार हमें कैसे पता चलेगा ये सिस्टम अनस्टेबल है। तो उसके लिए आपको क्या मालूम करना पड़ेगा, जो आपकी ये पहली लाइन है इसको मैं डॉटेड लाइन बना देता हूँ। इस पूरी लाइन में अगर ये पूरी लाइन हमारी पॉजिटिव है, सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, 1 भी पॉजिटिव हो, 4 भी पॉजिटिव हो, 6.25 भी पॉजिटिव हो, 3.25, 16, अगर हमारी सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो हमारा सिस्टम स्टेबल है। तो फिर हमें नंबर ऑफ अनस्टेबल पोल निकालने की जरूरत नहीं है। अगर सारी पहली जो हमारी लाइन है इसमें सारी वैल्यूज पॉजिटिव है तो हमारा सिस्टम क्या है, स्टेबल। हमें कोई भी अनस्टेबल पोल निकालने की जरूरत नहीं है, हम लिख देंगे द सिस्टम इज स्टेबल। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक वैल्यू किस में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। एक वैल्यू किस में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। कोई भी एक वैल्यू अगर हमारे पास नेगेटिव में आ गई पूरी लाइन में तो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो बाकी का क्वेश्चन मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं इस पूरे सवाल के एंड में लिख दूंगा दिस सिस्टम। हमें पता चल गया कि हमारा सिस्टम अनस्टेबल है। अब हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ अनस्टेबल पोल्स निकालने का तरीका कोई भी मुश्किल नहीं है। आपने कैसे निकालना है, आपने स्टार्ट से शुरू करने हैं और देखते हैं कि कितने साइन चेंज हुए हैं। साइन क्या है हमारे पास, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो ये देखो यहाँ से हमारी लाइन स्टार्ट हो गई है। कौन सी हमारे पास वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यूज है। पॉजिटिव वैल्यू है, देखो पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू। अब यहाँ क्या हो रहा है, जब हम इससे नीचे गए तो यहाँ क्या हुआ, साइन चेंज हुआ। साइन पॉजिटिव था, ये सारा पॉजिटिव था, इससे नीचे आए पॉजिटिव था, ये क्या हो गया नेगेटिव। तो क्या हो गया, साइन चेंज हुआ, एक दफा हमारा साइन चेंज हो गया। ठीक है, अब ये -3.25 है। अब इससे नीचे अगर ये भी 16 होता तो हमारा सिर्फ एक ही साइन चेंज होता है। स्टार्टिंग में पॉजिटिव था और पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। अब ये क्या हो रहा है, नेगेटिव से दोबारा पॉजिटिव हो रहा है, तो दोबारा क्या हो गया, साइन चेंज हो गया। कितनी दफा साइन चेंज हो गए, 2 दफा साइन चेंज हो गए। कैसे हुए, दोबारा एक दफा समझा देता हूँ। स्टार्टिंग कौन सी वैल्यू हमारे पास, पॉजिटिव की है, पॉजिटिव की, पॉजिटिव की, पॉजिटिव की। यहाँ क्या साइन हुआ, चेंज हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, तो क्या हो गया, साइन चेंज हो गया। उसके बाद क्या हुआ, माइनस से फिर पॉजिटिव हमारी वैल्यू हो गई, तो यानी एक और दफा साइन चेंज हुआ। कितने दफा साइन चेंज हो गए, 2 दफा साइन चेंज हो गए। तो हम यही, हम जितने साइन चेंज होंगे उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ अनस्टेबल पोल्स होंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे हमारे नंबर ऑफ अनस्टेबल पोल्स कितने हैं, 2। कितनी दफा साइन चेंज हुआ, हमारे पास 2 दफा साइन चेंज हुआ।
तो हम वीडियो को अपनी एंड कर रहे हैं, लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक और सवाल बता दूं। ये सवाल मैं सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, लेकिन सिर्फ उतना सॉल्व करूंगा जितना आपके लिए जिसके बाद आप बाकी का पूरा खुद सॉल्व कर पाओगे। और बहुत दफ़ा क्या होता है, टीचर क्वेश्चन पेपर में आपके साथ एक ट्रिक करता है जिसकी वजह से आप मार खा जाते हो। वो कोई मुश्किल सवाल नहीं है, बिल्कुल एक सिंपल सा स्टेप है क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। वो क्या है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमने क्या करना है, अपनी पूरी इक्वेशन देखनी है, उसमें से जो भी सबसे ज़्यादा पावर है उससे स्टार्ट करना है। अब यहाँ सबसे ज़्यादा हाई पावर कौन सी है इसकी, वो है 5। तो अब क्या करना है, 5 4 3 2 1 एंड फिर 0। अगर आप यहाँ गौर से देखो, यहाँ S5 है, S4 है, S3 है, S1 है, S2 नहीं है। तो टीचर ने क्या किया, S2 ही हटा दिया। आप क्या करोगे, जल्दी से सॉल्व करके S5 4 3 2 1 0 करके और फिर इन पे हाथ रख के अपनी क्वेश्चन लिख के करोगे, लेकिन आंसर कभी भी एंड वाला 4 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें से S2 मिसिंग है। सिंपली कुछ भी नहीं करना, आपने S2 को बीच में ऐड कर देना है। कैसे ऐड करना है, S5 4 S4 आ गया हमारे पास, 8 S3 आ गया हमारे पास, और उसके बाद 7S प्लस 4 इंटू 0। अब यहाँ हमारे पास S2 नहीं है। समझो अगर कोई चीज़ नहीं है, किसी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, एक बॉक्स है उसमें कुछ भी नहीं है, एक बॉक्स है उसमें 2 सेब पड़े, एक बॉक्स है उसमें कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा यार, इसमें 0 एप्पल्स है। तो अगर हमारे पास S2 नहीं है तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, भाई मेरे पास 0 S2 है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, हमारी पूरी इक्वेशन कंप्लीट हो गई। हमारे पास S5 भी है, S4 भी है, S3 भी है, S2 भी है, S1 भी है, और उसके बाद S0, यानी S0 नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको S सारी लाइंस लिखकर इक्वेशन सॉल्व करवा देता हूँ, इक्वेशन पुट करवा देता हूँ। उसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे उसी पीछे वाले क्वेश्चन के तरीके से, तो आपके पास इंशाल्लाह आंसर आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ लिखूंगा S5 S4 S3 S2 S1 एंड S0। अब आपको याद हो तो पहली वाली टर्म को छोड़ के दूसरी वाली टर्म को हाइड करना है, इस वाली टर्म को हाइड करना है, इस वाली टर्म को हाइड करना है। क्या है, 1 है, 1, इसके साथ क्या है 8 है, इसके साथ क्या है 7 है, और ये तो हाइड हो गए। उसके बाद आप पहले इसको हाइड किया था, अब इसको हाइड करेंगे, और इसको हाइड करेंगे, और इसको हाइड करेंगे। क्या है 4 है, उसके बाद क्या है 0 है, उसके बाद क्या है 4 है। अब आपने इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बीच में माइनस का साइन, स्टार्टिंग वैल्यू हमारे पास माइनस में आएगी, और हमारे पास फाइनल आएगा आंसर हमारा 4, जो कि ये लिखा हुआ है। अब आप इसको खुद सॉल्व करो ताकि आपको भी प्रैक्टिस हो जाए, और अगर कोई मसला हो तो इंस्टाग्राम की आईडी मैंने आपको मेंशन कर दिया, आप मुझसे आगे पूछ सकते हो, मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा, पिक्चर भेज दूंगा। वीडियो को एंड करते हैं, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे कंट्रोल सिस्टम के किसी दूसरे लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।